Let us start today's class. So today we'll be discussing about animal tissues. Okay. So animal tissues क्या होता है? Animals में पाया जाता है. Obviously the name implies that. But animal tissues plant tissue से अलग होता है. अलग in the sense they do not have a clear distinction. जैसे ऐसा नहीं होता है कि कोई टिश्यूज ग्रो करता है, कोई टिश्यू ग्रो नहीं करता है, ऐसा टाइप का डिस्टिंक्शन नहीं होता है. मतलब देयर इज नो सच डिविजन्स लाइक मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, ऐसा टाइप का नहीं होता. ठीक है. सो एनिमल टिश्यूज अलग होता है बिकॉज द बेसिक डिफरेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज दैट एनिमल्स कैन मूव, है कि नहीं. वो एक जगह से दूसरी जगह में जा सकते हैं एंड दे आर एबल टू एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फूड, है कि नहीं. तो एक्सटर्नल फूड के ऊपर डिपेंडेंट है. इसलिए इन दोनों कारण के लिए क्या होता है, एनिमल टिश्यूज का जो फॉर्मेट होता है, एनिमल टिश्यू का जो टाइप होता है वो अलग होता है. समझ में आया? हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है क्यों अलग है? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. सो जैसे हम लोग अगर जैसे कोई आर्म मूवमेंट करते हैं या फिर व्हेन वी ब्रीथ देयर इज अ मूवमेंट इन आवर चेस्ट, तो व्हाट हैपेंस, व्हाई डू दोस पार्ट्स मूव. ठीक है. जैसे हम लोग वॉक करने जाते हैं, हम लोग का लेग्स बेंड होता है कि नहीं. सो व्हाट व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज ऑफ मसल सेल्स, है कि नहीं. बट मसल सेल्स, एक सिंगल मसल सेल इसको मूव नहीं कर सकता है. ठीक है. सो दो सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू व्हाट वी कॉल मसल टिश्यूज, है कि नहीं. सो जहां जहां तुम्हारा मूवमेंट, जहां जहां तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी, जहां जहां तुम्हारा मूवमेंट जरूरी है, वहां वहां मसल टिश्यूज, वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है मसल सेल्स, वो ग्रुप ऑफ सेल को एक टिश्यू फॉर्मेट में ग्रुप करके वहां पे उसको ऐड किया जाता है. ठीक है. हम लोग ऐड नहीं करते, मतलब एज द ह्यूमन और द एनिमल ग्रोस, वहां पे डिपॉजिट हो जाता है. समझ में आया? सो ऑल दोस मूवमेंट्स इन आवर बॉडी, नॉट ओनली आवर विजिबल मूवमेंट, सिर्फ एक्सटर्नल मूवमेंट्स नहीं. हम लोग का जो स्टोमक चर्न करता है कि नहीं. खाना जब खाते हो क्या होता है, स्टोमक में मूवमेंट्स होता है. उसको क्या बोलते हैं? उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं. सुना है कभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स? पेरिस्टाल्टिक ही तो था. हाँ, पेरिस्टाल्टिक सुना है कभी? ये वर्ड सुना है? नहीं. कभी भी नहीं सुना है? No, sir. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में अगर बोलने जाओ तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज नथिंग बट a series of wave like muscle movements या फिर मसल कंट्रैक्शन भी बोल सकते हैं. that move through the food pipe, डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल सकते हो. सिर्फ फूड पाइप नहीं, हम लोग का जो ओएसोफेगस बोलता है पूरा, मतलब द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक सिंगल पाइप की तरह होता है ना वो. सो यू कैन से इट अलाउस द फूड टू मूव फ्रॉम द माउथ टिल द इंटेस्टाइन्स एंड एवरीथिंग. ठीक है. सो थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक बोला गया. सो अल्टीमेटली हम लोग का जो विंड फूड पाइप होता है वहां पे भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है. ज्यादातर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होता है स्टोमक. तो स्टोमक का जो वाल होता है वहां पे भी मूवमेंट चाहिए, है कि नहीं. सो स्टोमक का वाल में भी मूवमेंट चाहिए, हम लोग का हैंड्स में भी मूवमेंट चाहिए. ठीक है. शोल्डर्स में तुम्हारा जो नेक है वहां पे भी मूवमेंट चाहिए, लेग्स में भी मूवमेंट चाहिए, फीट में भी मूवमेंट चाहिए. तो जहां जहां मूवमेंट का जरूरत है, नॉट ओनली ऑन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी बट ऑल्सो ऑन द इंटरनल ऑर्गन्स, wherever there is movement required, वहां पे कौन सा टाइप का मसल्स होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे मसल टिश्यू होता है. समझ में आ रहा है? सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, उसके बाद तुम्हारा जो मैकेनिकल मूवमेंट्स क्या होता है? व्हाट आर मैकेनिकल मूवमेंट्स?
मूवमेंट ऑफ आर्म्स, लेग्स, हमारा जो तो ऑल दोस्तों, ठीक है, फिंगर्स हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा. सो ऑल दोस रिक्वायर व्हाट. सो ये देखो, दिस इज एन इंटरनल मूवमेंट, है कि नहीं? ये तो तुम देख नहीं पाते हो क्या? कैन यू सी दिस मूवमेंट? No. बाकी को समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. So this is an internal movement, but this is an external movement. External in the sense this is easily visible because ये हम लोगों का मतलब बाहरी जो आउटर सरफेस होता है, आउटर जो पार्ट्स होता है वहां पे दिखाई देता है. So we can say both of them are controlled by what? Both of them are controlled by muscle tissues, है कि नहीं? होगा. So muscle tissues allow internal as well as external movements. समझ में आया? तो ये एक सब एग्जांपल्स है. हाँ, और भी होता है, किडनी में भी मूवमेंट होता है, तुम्हारा लीवर में भी होता है, तो उनमें इतना ज्यादा नहीं होता है. मैं व्हाई डिड आई टॉक अबाउट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स? बिकॉज तुम्हारा हम लोग का डाइजेस्ट सिस्टम होता है वहाँ पे सबसे ज्यादा मूवमेंट देखा जाता है, मतलब इंटरनल मूवमेंट जो बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे फूड एक सॉलिड सब्सटेंस को एक माइक्रो लेवल तक ब्रेक करना पड़ता है. डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर एंड सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय द सेल्स. ठीक है, यही तो है ना डाइजेशन का मीनिंग, है कि नहीं? हाँ. सो इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया, बट इंटरनल मूवमेंट्स और भी होते हैं, जस्ट एन एग्जांपल. सो दिस रिक्वायर्स मसल टिश्यू. सो जहां जहां ये सब मूवमेंट्स का जरूरत है, जैसे तुम्हारा स्टोमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज स्टोमक में तुम्हारा कंट्रैक्शन, चर्निंग होता है फूड का. फूड इज चर्न्ड विद द एसिड सो दैट इट ब्रेक्स डाउन, ठीक है. सो वहां पे क्या होता है, वहां पे तुम्हारा स्टोमक का जो लाइनिंग होता है, लाइनिंग में ऑब्वियसली देयर आर मसल टिश्यूज, है कि नहीं, दैट अलाउज द स्टोमक टू मूव द फूड, ठीक है, टू गेट दोस कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपांशन. समझ में? कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन में बोल सकते, एक्सपांशन या रिलैक्सेशन की बात है. सो द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस मसल सेल्स रिजल्टिंग मूवमेंट, है कि नहीं? देखो स्टोमक का आउटर इनर लाइनिंग देख रहा है, ये स्टोमक के क्रॉस सेक्शन, इनर लाइनिंग में यहाँ पे खाना को ब्रेक किया जाता है, ठीक है, सो इन एन एसिडिक मीडियम. सो यहाँ पे देखो, ये जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे, सो दिस कंटेन्स स्मूथ मसल फाइबर्स. इफ यू जूम इन मोर देन यू विल बी एबल टू सी मसल फाइबर्स. सो यहाँ से ऐसा टाइप का तुमको टिश्यू दिखेगा, दिस आर मेनी, दिस टिश्यू. So this tissue contains many fibers, fiber-like substances, and those individual fibers are nothing but cells. So यहाँ पे तुम देखो सेल में एक elongated सेल होता है. So इस elongated सेल में there is nucleus. It's a normal cell. ठीक है, हम लोग के बॉडी में बाकी जितना सेल्स होता है उसकी तरह ही है, बट उसका शेप अलग है. क्यों शेप अलग है? बिकॉज उसका फंक्शन अलग है. उसका फंक्शन क्या है? मेनली टू अलाउ मूवमेंट ऑफ द सर्फेसेस, है कि नहीं? सो दैट इज वाई तो जहां जहां मूवमेंट दिखता है तुमको, जैसे तुम्हारा हैंड्स में मूवमेंट होता है, फीट में, उंगलियों में मूवमेंट होता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे तुम्हारा जो मसल फाइबर्स होता है, दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ दिस स्मूथ मसल सेल्स. ठीक है, समझ में आया? हाँ. बाकी को समझ में आया? ऋषिकेश, नवोदीप, काव्यक, समझ में आया? हाँ सर. यस सर. Yes, sir. सो ये था हम लोग का डाइजेस्ट सिस्टम में. अगर हम लोग देखें तो वहां पे ऐसा दिखता है. व्हाट अबाउट ब्रीदिंग? ब्रीदिंग में क्या होता है? चेस्ट एक्सपांशन होता है कि नहीं? वाई? बिकॉज आवर लंग्स, जब हम लोग इनहेल करते हैं लंग्स फूल जाते हैं, ठीक है. वाई? बिकॉज देयर इज एन इनफ्लो ऑफ एयर, ठीक है. सो ड्यू टू दैट हाई इनफ्लो ऑफ एयर, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, इसलिए ज्यादा गैस लेना पड़ता है, मतलब एयर पूरी रॉ फॉर्म लेना पड़ता है. तो वहां से जो 22% ऑक्सीजन है उसी को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है.
पूरा यूज नहीं करते, थोड़ा सा यूज करते हैं। सो वी इनटेक एयर इन इट्स रॉ फॉर्म। सो उसके बाद क्या होता है, इनहेल वी नॉट ओनली इनहेल द ऑक्सीजन, वी इनहेल एयर, दैट एयर गोes इनसाइड द लंग्स। तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स आर एक्चुअली नथिंग बट आर लाइक एयर सैक्स, ठीक है, एयर का बैग की तरह। सो लंग्स में क्या होता है, लंग्स में जब तुम्हारा लंग्स फॉलो द प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। लंग्स जब इनहेल करते हैं तब लंग्स एक्सपांड करते हैं, ठीक है। तो लंग्स को एक्सपांड करने में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो लंग्स के नीचे होता है, जिसको द डायफ्राम। डायफ्राम का नाम सुना है? हैव यू हर्ड द टर्म डायफ्राम? उसको ग्राम नहीं बोलता है, ए स्पेलिंग। तो हम लोग का लंग्स अगर ऐसा टाइप का है ना, सपोज आवर लंग्स, अगर ऐसा टाइप का लंग्स है तुम्हारा, तो नीचे में ऐसा एक टाइप का सरफेस होता है, पता है तुम लोगों को? हाँ। इसको डायफ्राम पता है सबको? Yes, sir. So this is the left lung, this is the right lung, okay? So diaphragm क्या होता है? Diaphragm is an entire muscle which pushes and वो क्या कर सकता है, उसका शेप चेंज कर सकता है। तो वो डायफ्राम जब ऊपर की तरफ स्ट्रेच होता है तो लंग्स क्या होता है, लंग्स कंट्रैक्ट, ठीक है, और जब वो नीचे की तरफ आ जाता है तो वो लंग्स एक्सपांड कर सकते हैं। सो डायफ्राम इज एन एंटायर मस्कुलर, इज मेड अप ऑफ एंटायरली मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे ऐसा एक टाइप का चीज भी होता है हेल्प के लिए, मतलब लंग्स, ताकि वो लंग्स ज्यादा से ज्यादा एयर इंटेक कर पाए, उसके लिए तुम्हारा ये मस्कुलर ऑर्गन हम लोग के पास होता है, ठीक है। बट लंग्स का मेन काम क्या है? लंग्स का मेन काम है एयर को लेना। तो एयर इंटेक करने के बाद एयर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उस ऑक्सीजन को थ्रू द एल्वियोली ऐसा टाइप का होता है लंग्स में, जो ऐसा ऐसा ब्रोंकियोल्स होता है ना, सो ब्रोंकियोल्स से ऐसा टाइप का तुमको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स मिलता है, ठीक है। ये पता है सबको? ये लंग्स के अंदर होता है। यू कंसीडर दिस इज वन लंग। सो लंग्स के अंदर ऐसा टाइप का एंडिंग्स होता है, नर्व एंडिंग बोल सकते हो, या फिर तुम्हारा एयर फाइबर एंडिंग बोल सकते हो। सो इन सब के साथ क्या होता है, दीज आर एक्चुअली कनेक्टेड विथ ब्लड वेसल्स, ओके। तो ये क्या होता है, दीज आर एक्चुअली द ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये पता है सबको? हाँ, sir. सो हाँ। यहाँ से दो चीज होता है, हाँ, sir. एक तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक कोई भी एक ब्लड वेसल अगर मैं लूँ तो इट इज लाइक दिस, ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू वेज। सो यहाँ से तुम्हारा इम्प्योर ब्लड आता है, यहाँ पे प्यूरिफाई होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके यहाँ पे चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है। और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन इज पास्ड ऑन टू दिस पार्ट, मतलब जो आउटवर्ड फ्लो है होता है वहाँ पे पास हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, या फिर तुम्हारा नॉर्मल जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होता है, सो ऑल दोस ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर यूजिंग दिस प्रोसेस। सो उसके लिए क्या होता है, तो अगर तुम सांस लोगे, सो इन दिस केस द मसल्स हैव टू परफॉर्म द कंट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ द लंग्स, है कि नहीं? सो यहाँ पे इसलिए बोला है ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है, ऑक्सीजन अल्टीमेटली वो जब ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, तो ब्लड स्ट्रीम में जो ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन तुम्हारा जो हेमोग्लोबिन होता है ना, हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में। ब्लड में कितना टाइप का चीज होता है पता है? ब्लड इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ व्हाट बोल सकते हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, है कि नहीं? और कुछ होता है क्या? चार होता है, क्या क्या है पता है ये चीज? और एक चीज होता है, बोलो तो क्या होता है?
प्लाज्मा इज नथिंग बट लिक्विड, ठीक है, जो लिक्विड होता है जिसमें फ्लो करता है, ये तीनों चीज जहाँ पे फ्लो करता है, तो दैट इज द प्लाज्मा, ठीक है। सो आउट ऑफ दिस कौन कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। ये दिस इज एन ऑक्सीजन कैरियर, दिस आर रेड ब्लड सेल्स आर ऑक्सीजन कैरियर्स। सो क्यों कैरी कर सकता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड कलर पिगमेंट called as हेमोग्लोबिन, ठीक है। पता है ये चीज पता है? पता है ये चीज? हाँ सर। हाँ, सो सिर्फ यही कैरी कर सकता है, बाकी लोग कैरी नहीं। ब्लड में जो रेड कलर आता है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ओके। सो ऑक्सीजन अटैच हो जाता है इसके साथ, एंड दोस रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू द प्लाज्मा, मतलब ब्लड जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें उसके थ्रू फ्लो करता है। फ्लो करने के बाद तुम्हारा हर एक सेल तक वो ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। दैट इज हाउ। तो ऑक्सीजन सेल्स को चाहिए क्यों? ऑक्सीजन चाहिए बिकॉज ऑफ सेलुलर डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? सांस लेना और सांस छोड़ना को रेस्पिरेशन कहते हैं क्या? नो, रेस्पिरेशन इज एक्चुअली द बर्निंग ऑफ, ठीक है। हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, अगर फ्रेश एयर लेते हैं और इम्प्योर एयर छोड़ते हैं, तो दैट इज नथिंग बट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर डिफरेंट। बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट गलत है। रेस्पिरेशन मीन्स बर्निंग ऑफ फूड, एंड व्हाट डू यू मीन बर्निंग ऑफ फूड? ऐसे क्या फूड में आग लगा देता है क्या? नहीं। बर्निंग ऑफ फूड मतलब यू हैव टू बर्न द कैलोरीज, दैट मीन्स यू हैव टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द फूड। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। ये पता है सबको? पता है? सबको पता है क्या ये चीज? डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? अभी पता चला। इतना दिन तो सेम सम सोच रहा था। सो यू शुड क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। हाँ, क्लास 10 में तो ऑब्वियसली पढ़ोगे, बट दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दैट शुड बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। बाकियों को पता था ये चीज? हाँ, No, sir. No, sir. नो सर। ब्रीदिंग मतलब ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, खत्म। यही चीज होता है ब्रीदिंग, एज सिंपल एज दैट। ये होता है ब्रीदिंग का डेफिनेशन। रेस्पिरेशन इज अ बर्निंग ऑफ फूड। तो बर्निंग ऑफ फूड एक्चुअली होता कहाँ पे? हम लोग का डाइजेस्ट सिस्टम में नहीं होता है, बिकॉज आवर डाइजेस्ट सिस्टम डज नॉट रिक्वायर दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जितना एनर्जी चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अलावा अगर डाइजेस्ट सिस्टम में भी सेल्स होता है, तो अल्टीमेटली हर एक सेल में उस सेल को सर्वाइव करके रखने के लिए रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। सो उस रेस्पिरेशन के लिए तो तुमको रेस्पिरेशन का तो फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है तुम्हारा? ये होता है ना, है कि नहीं? ये होता है कि नहीं, बोलो। हाँ, सो ऑब्वियसली वाटर तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, एनर्जी भी यूज होता है। तो ये CO2 इट्स लाइक अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो CO2 अल्टीमेटली इज पास्ड टू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम में वो सेल्स कलेक्ट करके उसको छोड़ देते हैं, लंग्स में लेके जाता है। लंग्स फिर से उसको, मतलब वो लंग्स एब्जॉर्ब करके उसको एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। तो
आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये कहाँ से आता है? दिस कम्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? एंड दिस कम्स फ्रॉम वेयर? कहाँ से आता है? यस और नो? तो एक्चुअल सोर्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट थ्रू व्हाट? सर्कुलेटरी सिस्टम सबको पता है, हार्ट होता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, सो दैट सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबको पता है ये चीज? हाँ, ये तो सोर्सेस पता चल गया। तो डाइजेस्ट सिस्टम से अल्टीमेटली ये कहाँ से आता है? खाना से आता है। जब हम लोग खाना खाते हैं, दिस C6H12O6 एक्चुअली कम्स फ्रॉम कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट से आता है usually। और ऑक्सीजन आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, डायरेक्टली नहीं आता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आता है, तो दैट इज वाई सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मुझे पता था तुम लोगों को ये चीज पता नहीं है, इसलिए मैंने समझा दिया। ओके, एवरीवन क्लियर? यस, ये याद रखना। हाँ, Yes, sir. फ्यूचर में भी अगर कोई पूछेगा, you should at least understand this basic concept, because human body का एक essential part है। ठीक है, सो ये हो गया हम लोगों का ब्रीदिंग के बारे में। सो ब्रीदिंग ऑब्वियसली क्यों चाहिए? बिकॉज ऑफ एनर्जी। तो अल्टीमेटली ब्रीथ करते हैं, वहां से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन यूज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, जहाँ पे जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होता है वहाँ उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। सेल यूटिलाइज इट फॉर डिफरेंट to carry out its specialized function as well as basic functions। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी बनाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद है एटीपी? तुम लोगों को अगर याद नहीं है मैं दिखा देता हूँ। एटीपी तो हाँ, नीचे था ना माइटोकॉन्ड्रिया। यस, सो एटीपी क्या करता है? एटीपी इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ C6H12O6, है कि? तो ये ट्रांसफॉर्म फॉर्म है, तो उसके कारण क्या होता है? अल्टीमेटली इट स्टोर्स दोस मॉलिक्यूल्स, एनर्जी मॉलिक्यूल, सो दैट बाद में वहां से डायरेक्टली एनर्जी रिलीज कर पाए। ठीक है, यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो एटीपी फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। सो एटीपी के लिए, एटीपी फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कंबाइन करना पड़ता है। ओके, सो ये मैंने जो थोड़ी देर पहले एनर्जी लिखाया था, ये एक्चुअली क्या होता है? इट्स नथिंग बट एटीपी, है कि नहीं? Those ATP molecules are used by the cells to perform their basic and specific functions, specialized functions. So माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारा एनर्जी एटीपी बनाने के लिए, तो एटीपी बना के बाद में वो स्टोर करके रखता है एटीपी। ठीक है, ताकि जब जब एनर्जी रिक्वायरमेंट आए बॉडी में, इट कैन बी यूटिलाइज्ड इवन फास्टर। सो ब्लड क्या करता है? ब्लड is composed of cells which carries different substances in the sense food and oxygen। ठीक है, it carries food and oxygen to all the cells in our body। all the cells, मैं जब all the cells बोल रहा हूँ ना, that all the cells implies all the billion cells in our body। समझ में आ रहा है? कोई भी सेल छूटता नहीं है, सब सेल को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, सब सेल को फूड चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, सब सेल के तक ब्लड पहुंचता है। समझ में आया? हाँ, ओके, सो तुम्हारा ब्लड का तो ऑब्वियसली तो पता ही है तुम लोगों को ब्लड का काम क्या है। तो ब्लड इज एक्चुअली टिश्यू। अगर तुम बोलोगे ब्लड इज एक्चुअली टिश्यू, क्यों? बिकॉज ब्लड जो जिसमें फ्लो करता है, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा इज एक्चुअली टिश्यू। ठीक है, तो मैंने जब थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा ब्लड इज कम्पोज्ड ऑफ these 4 components, so these 4 components together make up the blood tissue। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये देखो यहाँ पे आरबीसी एक अलग टाइप का सेल है, डब्ल्यूबीसी एक अलग टाइप का सेल है, प्लेटलेट्स एक अलग टाइप का सेल है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है?
क्लॉटिंग का काम होता है कि नहीं? देखा है ना, कोई भी उंगली उंगली कट जाता है क्या होता है, थोड़ी देर ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। बट इफ यू कंपेयर इट विथ ए नॉर्मल पाइप, पाइप में अगर कोई पाइप फट जाता है तो क्या होगा, वहां से लिक्विड निकलता रहेगा, है कि नहीं? तो हम लोग का जो होता है, मतलब स्किन होता है, उसके जो ब्लड होता है वहां पे एक फ्लोटिंग तुम्हारा सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट, है कि नहीं? पता है तुम लोगों को ये चीज, इन सब का फंक्शंस पता है? हाँ। हाँ सर। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी का तो मैंने बोल दिया। व्हाइट ब्लड सेल का मेन काम क्या होता है? मेन काम इन्फेक्शन के साथ फाइट करना यस और बॉडी को प्रोटेक्ट करना। यस। तो डब्ल्यूबीसी इज फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम पता है सबको। अभी जो कोविड का वैक्सीन लिया है, क्यों लिया है? टू मेक द इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, टू मेक द इम्यून सिस्टम अवेयर ऑफ द वायरस, है कि नहीं? वायरस का इन्फॉर्मेशन उसको दे दिया है, तो नेक्स्ट टाइम असली वाला वायरस जब अगर आए, सो दैट इट कैन फाइट इमीडिएटली, ठीक है? इसीलिए वैक्सीन दिया जाता है। So WBCs are actually are responsible for the protection for building the immune system, ठीक है? और प्लाज्मा तो पता है, प्लाज्मा जिसमें तुम्हारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स फ्लो करके एक रेड कलर का लिक्विड जो मिलता है, which we call blood. So these four components make up the blood. तो blood is actually tissue. क्यों टिश्यू है समझ में आया? Because it's a collection of what? Collection of cells, different types of cells. Is it clear? यस। So यहाँ पे तो वो क्या करता है, वो ऑब्वियसली जो वेस्ट कलेक्ट होता है ब्लड में दो टाइप का वेस्ट कलेक्ट होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ वेस्ट इज गैसियस वेस्ट। तो गैसियस वेस्ट कहाँ पे जाता है? अल्टीमेटली गैसियस उसको कहाँ से छोड़ा जाता है, मतलब बॉडी से एक्सपेल किया जाता है। दोज आर एक्सपेल थ्रू द लंग्स, है कि नहीं? मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और जो तुम्हारा सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट जैसा तुम्हारा नाइट्रोजनियस वेस्ट हो गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनियस वेस्ट इज यूरिया। पता है यूरिया? हम लोग का यूरिन का कलर येलो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूरिया। यूरिया इज नथिंग बट अ नाइट्रोजनियस कंपाउंड, नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इन द सेल्स। जब सेल में प्रोसेसिंग होता है, सेल में जब वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, सेल में सेलुलर फंक्शंस होता है, सो वहां पे क्या होता है, तुम्हारा सॉलिड वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है? सॉलिड या सेमी सॉलिड भी बोल सकते हो, सॉलिड या लिक्विड वेस्ट भी हो सकता है। सो ऑल दोस वेस्ट आर डायरेक्टेड टू द किडनी। समझ में आया? किडनी में होता है, उसके बाद तुम्हारा ज्यादा सॉलिड अगर हो गया तो उसको लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है? सो ब्लड का काम ही ये है, ठीक है? ब्लड इज लाइक, जो हम लोग जाइलम फ्लोएम पढ़ा था ना, तो वहां पे क्या होता था, हम लोग का रूट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एब्जॉर्ब करना, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करना, सो वाटर कैरी करना, मिनरल फूड कैरी करना, तो वो सभी काम होता था। ब्लड भी सेम टाइप का ही है। तो हम लोग का जो आर्टरीज और वेन्स होता है, so they also work like xylem and fluid, है कि नहीं? Can we say that? हाँ। बाकियों को क्या लगता है, बोल सकते हैं कि नहीं? प्लांट्स में जो जाइलम फ्लोएम होता है, हम लोग का बॉडी में सिमिलर टाइप ऑफ चीज क्या है? आर्टरीज एंड वेन्स, विच आर द ब्लड वेसल्स, है कि नहीं? Yes sir. नवदीप, ऋषिकेश, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। सो ये था हम लोग का ब्लड के बारे में। सो दैट इज अनदर काइंड ऑफ टिश्यू विच डज द मेनली ट्रांसपोर्टेशन काम है, इसलिए बोलते हैं उसको सर्कुलेटरी बोलते हैं। वो ब्लड एक सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, यूजुअली सर्कुलेशन होता है। किस चीज का सर्कुलेशन होता है? वेस्ट प्रोडक्ट, उसके बाद गैसियस वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, फूड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी, ठीक है? ये काम है तुम्हारा द ब्लड टिश्यू। ब्लड जो टिश्यू है उसका मेन काम होता है, ठीक है?
सो ब्लड एंड मसल्स आर, इसलिए यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया, ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन द बॉडी। ठीक है, बहुत लोग मसल को टिश्यू मानते हैं, ब्लड को टिश्यू नहीं मानते। अरे क्यों नहीं मानते? ऑब्वियसली वो टिश्यू ही है, बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, है कि नहीं? लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए क्या टिश्यू नहीं हो सकता है? टिश्यूज ऑब्वियस लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, सो ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी। सो बेस्ड ऑन द फंक्शंस, देयर शेप डिफर्स, देयर पोजीशन डिफर्स, देयर स्टेट डिफर्स। स्टेट मतलब वो लिक्विड में होगा कि सॉलिड में होगा। सोचो अगर ब्लड सॉलिड में होता, काम देता क्या? बोलो, ब्लड अगर सॉलिड होता तो काम देता? मसल टिश्यूज की तरह अगर सॉलिड होता तो काम देता? वो जो काम करता है वो काम कर पाता क्या? नहीं। So that is why their structure, their shape, their state is entirely different because their functions are different. So based on the functions, जो सेल अलग अलग हो जाते हैं ना, सिमिलरली टिश्यूज का शेप भी अलग अलग होता है। ठीक है, सो हम लोगों का बॉडी में देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स, तो देयर आर, दीज आर द मेन कैटेगरीज ऑफ सेल्स बोल सकते हैं। जैसे प्लांट में ऐसा नहीं होता मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, परमानेंट में भी सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ऐसा रखकर नहीं होता है। यहाँ पे इट्स अ मच क्लियरर डिस्टिंक्शन, वहाँ पे डायरेक्ट टाइप्स है। ठीक है, डायरेक्ट टाइप्स क्या क्या है? द मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट आर फाउंड इन आवर बॉडी आर, फर्स्ट है तुम्हारा एपिथेलियल। ठीक है, एपिथेलियल बोल सकते हो सरफेस टिश्यूज होता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे हम लोगों ने वो देखा था तुम्हारा, कल जो देखा था वहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था एपिडर्मिस। ठीक है, सो एपिडर्मिस में जो सेल्स होते हैं उसकी तरह काम करते हैं एपिथेलियल से। ओके, दीज आर नथिंग बट प्रोटेक्टिव टिश्यूज। जितना ऑर्गन्स है, जितना तुम्हारा बॉडी का सर्फेसेस है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऑर्गन्स में होता है तुम्हारा, उसके बाद ऑर्गन्स के इनर सर्फेस में होता है, आउटर सर्फेस में होता है। ठीक है, सो ऑल दोस tissues are called epithelial, so they are protective, they act like the epidermal cells जो होता है ना उसकी तरह। नेक्स्ट है तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं? एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट इन द सेंस दे होल्ड द पार्ट्स टुगेदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो वो पढ़ेंगे। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू तो पढ़ा ही है तुमने। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू का काम होता है टू कंट्रोल, टू एनेबल पोर्शंस ऑफ द बॉडी जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है फॉर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा वो वेवी लाइक मूवमेंट चाहिए या फिर नॉर्मल बेंडिंग मूवमेंट चाहिए। ठीक है, वहाँ पे तुम्हारा ये मसल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। और एक होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है? नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। सो ऑब्वियसली नर्व सेल्स क्या करते हैं? ब्रेन से पूरे बॉडी में सिग्नल पहुंचाते हैं एंड वाइस वर्सा। ऑब्वियसली तुम्हारा अगर उंगली में कोई चोट आएगा, सो अल्टीमेटली वहां से इंफॉर्मेशन तुम्हारा वो सेल्स को बोलना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे डैमेज हुआ है। सो आवर ब्रेन्स हैव टू नो। ठीक है, हम लोग का ब्रेन जब वो समझ जाता है कि हाँ वहाँ पे डैमेज हुआ है, हाउ डज इट अलर्ट अस? बाय इंड्यूसिंग ए पेन, द सेंसेशन ऑफ पेन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ। एनेस्थेसिया का नाम सुना है तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ। तो एनेस्थेसिया में क्या करते हैं? एनेस्थेसिया में जो जहाँ पे तुम्हारा सोचो कहीं पे ऑपरेशन करना है, कहीं पे काटना या फिर सर्जरी करना है, तो वहाँ पे क्या करता है? उसका जो सराउंडिंग रीजन है वहाँ पे नर्वस टिश्यू को डिसेबल किया जाता है। डिसेबल फॉर अ टाइम बिंग। ठीक है, मतलब इनएक्टिव स्टेट में लाया जाता है कुछ थोड़े देर टाइम के लिए। समझ में? बेस्ड ऑन द डोजेज ऑफ द, बेस्ड ऑन द पावर ऑफ द एनेस्थेसिया मेडिसिन अप्लाइड। ठीक है, ताकि ब्रेन तक वो सिग्नल ना पहुंचे। बिकॉज अगर ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा, ब्रेन क्या करेगा? हम लोग को अलर्ट करने के लिए वो पेन का सेंसेशन इनिशिएट करेगा। ठीक है, सो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ना पहुंचे इसलिए क्या किया जाता है? एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है। ठीक है, फुल बॉडी नहीं जाता है। फुल बॉडी कब दिया जाता है? जब तो ब्रेन का सर्जरी करता है या फिर तुम्हारा कोई मतलब तुम्हारा ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है, तो वो सब केस में तुम्हारा लोकल एनेस्थेसिया नहीं, फुल बॉडी एनेस्थेसिया दिया जाता है। वहाँ पे ब्रेन को ही मतलब फ्रीज किया, मतलब ब्रेन को क्या बोलते हैं? इनएक्टिव कर देते हैं। मतलब जो हम लोग का जो
तो होता है ना वॉलंटरी पार्ट और इनवॉलंटरी पार्ट होता है, तो वॉलंटरी पार्ट को इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है, स्लीप मोड में लेके चला जाता है, अगर नॉर्मल भाषा में बोलूं, समझ में आया। सो नर्वस टिश्यू उस काम के लिए आता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू क्या करता है, जैसे तुम्हें कोई उंगली एक मूवमेंट करना है, सो वो एक पर्टिकुलर उंगली मूवमेंट करना है, तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन सिग्नल पहुंचाएगा थ्रू दोस नर्वस टिश्यूज विच आर स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर बॉडी। उसको ये कौन सा सिस्टम में पड़ता है शाश्वती, पता है? नर्वस सिस्टम। यस, नर्वस सिस्टम, ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम का पार्ट है नर्वस टिश्यूज, ओके। नर्वस टिश्यूज आर एक्चुअली कलेक्शन ऑफ नर्व टिश्यूज विच एक्सटेंड थ्रू आउट द बॉडी। तो जहां जहां तुम्हारा हर एक सेल तक जैसे तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम पहुंचता है, वैसे वैसे ही एग्जैक्ट मैनर में तुम्हारा और एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स बोल सकते हो, नेटवर्क ऑफ चैनल्स। तो ऑल दोस fiber like structures or thread like structures reach, all those thread like structures reach what, reach the cells, and that is called the nervous system, ठीक है, समझ में आया? हाँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दैट। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्यों? बिकॉज इट कनेक्ट्स, मतलब डायरेक्टली, मतलब लिक्विड फॉर्म में कनेक्ट करता है एक ऑर्गन को, जैसे हम लोगों का जो लंग्स है, लंग्स को हर एक सेल से कनेक्ट करता है, तो इसलिए वो कनेक्टिव टिश्यू। सो मसल तो ऑब्वियसली मस्कुलर टिश्यू ही होता है, ये तो सिंपल सा बात है। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, ह्यूमंस के बारे में तो लिखा था कि हाँ, एनिमल की सोच को बोल, ठीक है। Types of animal tissues are, number 1, epithelial, ठीक है, एपिथेलियल होता है। सेकंड टाइप होता है तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज के बाद है तुम्हारा मस्कुलर टिश्यू, नंबर 4 है नर्वस टिश्यू, लास्ट में 4 ही तो है, सॉरी, मैं क्या 5 नंबर बोल, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, ठीक है। सो इसको अगर मैं बोलने जाऊँ तो obviously we will study them in detail. So epithelial are what? They are protective tissues, ठीक है। Protective tissues found on surfaces of organs, outer body parts, ठीक है, समझ में आया? कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली they connect organs with cells, also cells with cells भी हो सकता है, कनेक्ट कर, ठीक है। कनेक्शन में भी फॉर डिफरेंट पर्पसेस। एक कनेक्शन होता है तुम्हारा मटेरियल ट्रांसफर के लिए, ठीक है, समझ में आया? मस्कुलर क्यों है, बिकॉज
these tissues control movements. समझ में आया? What about nervous tissue ऑब्वियसली किसके काम आता है? समझ में आया? हाँ, ये क्या है पता है? पता है ये चीज क्या है? हाँ, क्या होता है? ये नर्वस टिश्यू से बना हुआ रहता है। और अम, मतलब देखो हम लोग का ब्रेन यहाँ पे होता है, सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं, दिस इज आवर ब्रेन, है कि नहीं? सो हम लोग का बॉडी इट्स अ वेरी लॉन्ग पाथवे, है कि नहीं? तो हर एक जगह तक ऐसे अगर स्प्रेड करना होता देन इट्स नॉट पॉसिबल, है कि नहीं? सो यहाँ पे क्या होता है, इट एक्ट्स लाइक ए सेंट्रल, मतलब तो तुम्हारा इसको अगर हम लोग एग्जांपल दे तो इट इज सिमिलर टू ए मेन चैनल, ठीक है? तो मेन चैनल की तरह होता है। सो जहां जहां रिक्वायरमेंट है ऐसे इसको ब्रांचेस निकल जाता है, ठीक है? तो सिग्नल्स कैन फ्लो टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो अल्टीमेटली ब्रेन से थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड अलग अलग नर्वस टिश्यू में सेंड किया जाता है, ठीक है? सोचो यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा किडनी है, कहीं पे तुम्हारा हैंड्स है, ठीक है? कहीं पे तुम्हारा लेग्स है। सो ऑल दो सब मतलब रीजन्स में सिग्नल थ्रू द सेंट्रल लाइन जो होता है उसके उसके थ्रू पास किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आया? सबको पता है ये चीज? सो इंफॉर्मेशन ऐसे भी फ्लो करता है, सिमिलरली इंफॉर्मेशन ऐसे भी फ्लो। ओके, क्लियर? यस, बाकियों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. So now let us study the epithelial cells, epithelial tissues. Epithelial tissues में obviously epithelial cells होगा. So the first type is पहला टाइप है तुम्हारा सो एपिथेलियल टिश्यूज क्या होता है? सिंपल टर्म्स में बोलने जाए तो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो कवरिंग या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एनिमल में, एनिमल का बॉडी में। सो एपिथेलियम इज कॉल्ड एपिथेलियम, तो एपिथेलियल टिश्यूज आर आल्सो कॉल्ड एपिथेलियम,
एपिथेलियम क्या करता है? एपिथेलियम, द एपिथेलियल टिश्यूज कवर मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज। कैविटीज मतलब जहाँ पे ब्लैंक स्पेस, ठीक है। कैविटी मतलब दांत का कैविटी नहीं, तो जर्म्स का बारे में नहीं बोल रहा। कैविटी इज ए कॉमन टर्म। कैविटी का मतलब क्या होता है? अगर तुम सिंपल वर्ड्स में बोलो, कैविटी मीन्स ब्लैंक स्पेस, या फिर ऐसा तुम्हारा बोल सकते हो, या फिर ऐसा तुम्हारा वैली बोल सकते हो, ठीक है। वैली जैसे तुम्हारा होता है ना, जैसे तुम्हारा ऐसा एक स्मूथ सरफेस है, ऐसा तुमको एक वैली मिल गया। सो दिस इज अ ब्लैंक स्पेस, तो एक्चुअली ये जगह खाली हो जाता है कि नहीं। सो वो सब रीजन को क्या करता है? एपिथेलियल सेल्स प्रोटेक्ट करता है। सो यहाँ पे तुमको एक एपिथेलियल सेल्स का लेयर, टिश्यूज का लेयर मिलता है। समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड अ कैविटी, ठीक है। दिस इज अ कैविटी। दोस कैविटीज आर प्रोटेक्टेड बाय तुम्हारा एपिथेलियल, ठीक है। होता है ना हम लोग का बॉडी में बहुत जगह में तुम्हारा ऐसा कैविटीज पाया जाता है, ठीक है। एम्प्टी स्पेसेस पाया जाता है, तो वहाँ पे कैविटीज चाहिए, मतलब वहाँ पे तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू उसको प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज अदरवाइज अगर प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो those cavities can increase in size and may cause damage to the regions where they are present. समझ में आया? हाँ। So what are they? They are protective tissues found on the surface of इतना तक लिखा हुआ है बेकार में, ऐसा लिख के फायदा नहीं। These are protective tissues, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? They protect the organs and cavities in the animal body, ठीक है। सो बॉडी से वो जो सिस्टम्स होता है, सिस्टम्स इन द सेंस ऑर्गन सिस्टम्स, या फिर तुम्हारा जो ऐसा ऑर्गन्स होता है, कैरियर्स होता है, नर्व्स होता है, ये सब को क्या करता है? दे सेपरेट देम, अलग अलग रखने के लिए, ताकि एक दूसरे से कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ जाए। जैसा फ्लो होता है उस फ्लो में वो रह पाए, ठीक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उस ऑर्गेनाइजेशन में रह पाए। सो जैसे स्किन हो गया हम लोगों का, ठीक है। स्किन देखना, स्किन के नीचे बहुत सारा लेयर्स होता है। हम लोग का हाथ अगर देखोगे, हाथ के नीचे बहुत सारा लेयर्स, ठीक है। सो ये क्यों होता है? ताकि जहाँ जहाँ मसल टिश्यूज होना चाहिए वहाँ पे मसल टिश्यूज होगा, जहाँ पे ब्लड फ्लो होना चाहिए वहाँ पे ब्लड फ्लो होगा। सो दिस एपिथेलियल टिश्यू सेल्स सेपरेट द लेयर्स, ठीक है। जिन जिन लेयर्स को अलग अलग होना चाहिए वो सबको अलग अलग रखता है। समझ में? तो स्किन, लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली, किडनी ट्यूबल्स, उसके बाद ब्लड वेसल्स, सब के सरफेस में क्या पाया जाता है? तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। उनका काम क्या है? उनका काम है उनको सेपरेट रखना, ठीक है। मतलब एक सेपरेट यूनिट हिसाब से काम कर पाए, इसके कारण जैसे हम लोग का हाथ में क्या, हाथ में ब्लड फ्लो भी हो रहा है, नर्वस सिस्टम भी है, तो दे आर ऑल प्रेजेंट एट डिफरेंट लेयर्स, है कि नहीं। सो उन लेयर को अलग अलग रख के करने के लिए
दिस टिश्यूज आर वर्किंग। ठीक है, समझ में आया? इसलिए हाँ, यहाँ पे एक वर्ड किडनी तुम, ट्यूबल्स क्या होता है? किडनी ट्यूबल्स होता है, किडनी में जो पाइप्स होता है, फॉर एग्जांपल यूरिटर्स इज किडनी ट्यूबल, सॉरी नॉट किडनी ट्यूबल, सॉरी किडनी के अंदर जो किडनी का, अगर तुम क्लास 10 का जो डायग्राम देखोगे, तुम लोग का तो नहीं है क्लास 10 डायग्राम अगर देखोगे, सो दिस इज द डायग्राम व्हिच इज प्रेजेंट इन द बुक। हाँ ये, सो ये किडनी का बाहर वाला पार्ट है, मतलब आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, तो दीज आर द किडनी इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना तुमको, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, उनका जो ये ऐसा शेप में चला जाता है, वहाँ पे एक नेफ्रॉन होता है, सो दीज आर कॉल्ड किडनी ट्यूबल्स। समझ में आया? अच्छा, ये जो ऐसा टाइप का जो स्ट्रक्चर है, किडनी ट्यूबल्स। यहाँ पे क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। तो यहाँ पे सॉलिड, ये जो रेड कलर का है, यहाँ पे किया जाता है, वो तुम्हारा प्योर होता है, बिकॉज दैट कंटेन्स लेस इम्प्योरिटीज। और ब्लू कलर में क्या होता है, वहां से क्या सब तुम्हारा नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्ड ब्लड आता है, तो यहाँ पे इसको ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है, और प्योर ब्लड को इस रेड कलर रास्ते से, आर्टरी से पास किया जाता है। समझ में आया? सो दिस इज हाउ फिल्ट्रेशन हाँ, वर्क्स। बाकियों को समझ में आया चीज? तो दीज आर कॉल्ड किडनी, क्या बोलते हैं, किडनी ट्यूबल्स। ट्यूबल्स मतलब ट्यूब, ट्यूब होता है ना, ट्यूब, ट्यूब को ट्यूबल्स बोला जाता है। छोटा वाटर तो ट्यूब होता है, उसको ट्यूबल्स बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, सो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो एक्चुअली वो क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। मतलब सर्कुलर सिस्टम को अलग से रखेगा, नर्वस सिस्टम को अलग से रखेगा। ठीक है, उनको सेपरेटेड फॉर्म में रखने के लिए काम में आता है। ठीक है, so I can say they protect the organs and cavities in the body, animal body obviously. They help to keep the components of different organ systems separated. एक ऑर्गन सिस्टम का कंपोनेंट जैसे एक ब्लड वेसल हो गया, सो दैट विल नॉट इफेक्ट, बिकॉज अगर वो प्रोटेक्टिव कोटिंग नहीं होता, वो क्या होता, मिक्स हो सकता है। जैसे ब्लड तुम्हारा नर्वस सिस्टम में आ गया, हो सकता है कि नहीं? तो ब्लड अगर नर्वस सिस्टम में आ गया, डैमेज हो सकता है। सो जस्ट टू कीप द कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट, जैसे नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट तुम्हारा उसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहे, ठीक है, डायरेक्टली सर्कुलर सिस्टम का कंपोनेंट के साथ कांटेक्ट डायरेक्टली नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक जगह होगा, वहाँ पे वो लोग इंटरेक्ट करेंगे, इसके अलावा बाकी बॉडी में इंटरेक्शन नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, सो दिस आर द एपिथेलियल सेल्स। सो स्किन में क्या होता है, स्किन तो स्किन में पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ माउथ में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स का लाइनिंग में पाया जाता है, लंग्स के एल्वियोल में पाया जाता है। एल्वियोल में क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है, फिल्ट्रेशन होता है, गैस, ब्लड ब्लड का जो गैसेस फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारा किडनी ट्यूबल्स में पाया जाता है, जहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्ट्रेशन, सॉलिड वेस्ट फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, सो एपिथेलियल सेल्स क्या होता है, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। क्यों टाइटली पैक्ड होते हैं और बहुत थिन एक लेयर फॉर्म करते हैं? बिकॉज दे आर कंप्रेस्ड। ठीक है, बिकॉज दे फॉर्म ए लेयर। तो लेयर बनाने के लिए तुम इतना मोटा नहीं हो सकते, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन टू द थिकनेस यू कैन हैव, so that is why those epithelial cells are tightly packed and form a continuous sheet. ठीक है, समझ में आया?
उसके बाद they are composed of compressed cells which form a continuous sheet or layer of tissue. समझ में आया? हाँ सो जैसे हम लोगों ने लास्ट तुम्हारा प्लांट में देखा था, एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस में क्या होता है, फॉर्म्स इट इज ए collection of dead flattened dead cells so that protects the inner living cells of the plant. तो सिमिलरली हम लोग का बॉडी में तो ज़्यादातर मतलब डेड सेल्स इतना नहीं मिलता बिकॉज वी आर एबल नॉट, वी डोंट स्टैंड अ होल ईयर, ऐसा नहीं होता है, हम लोग बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, वी कैन मूव आवर बॉडी, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. सो दैट इज वाई वी डोंट रिक्वायर डेड सेल्स इन आवर outermost surrounding, but we do need a special kind of layer that can protect the body from external damages as well as can keep the different components separate. So that is why there is the presence of epithelial tissues. Okay, so उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता. क्यों इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता? बिकॉज उनका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना. इट इज अ कंटिन्यूअस मतलब लेयर. सो अगर कंटिन्यूअस होना पड़ेगा तो बीच में तुम्हारा मतलब they have to be tightly packed on, since they are very tightly packed, so that is why they do not have any intercellular spaces. ठीक है, समझ में आया? So compressed cells का मतलब है, so they are composed of compressed cells without any spaces between them. ठीक है, so they are composed of compressed cells, मतलब tightly packed cells without any, they do not have any intercellular space and they form a continuous sheet. ठीक है, so बहुत बड़ा पार्ट है. so we'll be seeing the different types of cells. तो ज़्यादा नहीं है, एनिमल सेल्स इतना भी ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट है. प्लांट टिश्यू के मुकाबले बहुत कम है. प्लांट में इतना सारा डिविजन्स है, इतना सारा डिफरेंशिएशन है, तो मतलब बहुत बड़ा हो जाता है. तो एपिथेलियल सेल्स क्या होता है, दे आर टाइटली पैक्ड एंड तुम्हारा उनके बीच में क्या होता है, तुम्हारा सीमेंटिंग मटेरियल होता है. ठीक है, सीमेंटिंग मटेरियल क्या होता है, तुम्हारा एक सेल मतलब एपिथेलियल सेल का, एपिथेलियल टिश्यू में एक एपिथेलियल सेल दूसरे एपिथेलियल सेल के साथ एकदम मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड होता है. मतलब दे आर जॉइंट लाइक व्हाट हाउ यू जॉइन ब्रिक्स. हम लोग जब घर बनाते हैं, ब्रिक्स के बीच में क्या लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं ना. क्यों सीमेंट लगाते हैं? ताकि वो मूव ना करे, वहां से एक ब्रिक हट ना जाए, है कि नहीं? होता है कि नहीं? घर जब बनाते हैं क्या क्या करते हैं, वाल बनाने के टाइम क्या किया जाता है? हाँ, सीमेंट यूज करते हैं कि नहीं? सीमेंट यूज करके ब्रिक्स लगाते हैं कि नहीं? बोलो. हाँ हाँ सर. तो इसलिए तो मैं उन लोग का काम क्या है, उन लोग का काम है तुम्हारा प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करना. तो अगर लेयर डैमेज ना हो, लेयर अगर छूट ना जाए, ठीक है, लेयर के अंदर जो तुम्हारा सेल्स है वो आपस में जॉइंट रहना चाहिए. सो फॉर दैट देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल. ठीक है, एडेसिव मटेरियल बोल सकते हो. ठीक है, सो देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडेसिव मटेरियल बिटवीन द सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, मतलब एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स पाया जाता है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस. ठीक है, बिकॉज वो इंटरसेलुलर स्पेस अगर होगा भी, उसके जगह में क्या आ जाएगा, वो एडेसिव आ जाएगा. ठीक है, सो ऑब्वियसली कोई भी चीज
तुम्हारा एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। कोई कोई जगह में एक लेयर रहता है एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू का। तुम्हारा कोई कोई जगह में यू विल गेट 2 और 3, मोर देन 2 और 3 लेयर्स ऑफ एपिथेलियम। ठीक है, समझ में आया? सो मिनिमम हाँ एक एपिथेलियम रहेगा, एपिथेलियल टिश्यूज का एक लेयर रहेगा। सो कोई भी चीज अगर पास करना है, इट मस्ट पास थ्रू एटलीस्ट वन टिश्यू, इट हैज टू पास थ्रू वन टिश्यू, मिनिमम वन टिश्यू। ठीक है, ज्यादा भी कर सकता है, इट हैज टू पास थ्रू वन टिश्यू। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अल्टीमेटली देखो सेल के बीच में कोई जगह नहीं है, तो इट हैज टू पास थ्रू द सेल। तो थ्रू द सेल कैसे करेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ, जैसे हम लोग का एक सेल में एक्सचेंज होता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच वी कॉल द सेल मेम्ब्रेन। तो सिमिलरली एपिथेलियल सेल्स का जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, तो उस सेल मेम्ब्रेन से वो जितना भी चीज मतलब ऑर्गन्स में या फिर तुम्हारा बॉडी पार्ट्स में जो पास करना पड़ेगा एक साइड से दूसरे साइड तक, एवरीथिंग हैपेंस थ्रू दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स इन द एपिथेलियम। समझ में आया? सो उनको देखो, यू कैन कंसिडर देम एज द सेल वॉल ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, एक बड़ा सा सेल मेम्ब्रेन है, मतलब ऑर्गन मेम्ब्रेन बोल सकते। तो ऑर्गन मेम्ब्रेन इज लाइक द एपिथेलियम। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो एपिथेलियम ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट द मटेरियल्स दैट कैन एंटर और लीव द बॉडी। ठीक है, बॉडी या फिर ऑर्गन्स कुछ भी हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में वो एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। समझ में आया? हाँ सो कल हम लोग ये फिर से डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही कराता हूँ। कल तुम्हारा ये एपिथेलियम भी हो जाए, कनेक्टिविटी टिश्यू भी थोड़ा सा समझाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। किसी का कोई मैथ्स में डाउट है? किसी को मैथ्स में डाउट है? नहीं। काव्य, एनी डाउट्स? No, sir. होमवर्क करो, डाउट अगर होगा मुझे पूछ सकते हो। बाकी वो भी बोल रहा हूँ, ऋषिकेश नवोदित, सर if you encounter any doubt, do ask me, I can explain at the end of the class। ठीक है, ऋषिकेश कोई डाउट है? बोल रहे थे। सर एक्सरसाइज 7.5 में जो मतलब एक्सरसाइज 7.5 में साइड में ब्रैकेट में ऑप्शनल लिखा है, मतलब वो समझ में नहीं आया। कहाँ पे ऑप्शनल लिखा है? 7.5? ओ 7.5 नहीं चाहिए, 7.5 नहीं करना है, डोंट हैव टू डू 7.5। तो सर मतलब वो एग्जामिनेशन पर्पस एग्जाम में नहीं आता है, इट्स एक्चुअली फॉर सम एडवांस। अगर तो तुम उस टॉपिक से कोई एडवांस एक सब क्वेश्चन करना चाहो, यू कैन ट्राई, आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट ट्राई कर सकते हो, बट एग्जाम में नहीं आता है। वहाँ पे स्टार लिखा है, मतलब वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तुम एक्सरसाइज 7.5 की बात कर रहे हो, ऑप्शनल चैप्टर एक्सरसाइज। हाँ ये ऑप्शनल है, ये नहीं चाहिए, बहुत टफ भी होता है। अगर इसको सॉल्व कर पाओ तो यहाँ पे देखो, इसलिए लिखते हैं दिस एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम एग्जाम में नहीं देता है, बट इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई। मतलब टफ होता है ये सम, बाकी एक्सरसाइज का सम से टफ होता है। तुम एक्सरसाइज का करो, सिंपल एक्सरसाइज का करो, और उसके रिलेटेड अगर कोई एक्सटर्नल रेफरेंस बुक है वहां से भी कर सकते हो। डोंट गो फॉर दिस, बिकॉज ये एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है। ये एक्चुअली क्यों दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट सोच पाए, स्टूडेंट कैन थिंक बियॉन्ड द टेक्स्ट। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन आर। सो ट्राई करो, अगर कोई डाउट हो प्रूफ करना अच्छा से। हाँ एग्जाम में प्रूफ देगा, बार बार बोल रहा हूँ। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में जो प्रूफ मैंने कराया है अच्छा से देखना, हर एक प्रूफ इंपॉर्टेंट है। जिस थ्योरम का प्रूफ बुक में नहीं है मैंने वो भी करा दिया है, तो एग्जाम में अगर आ गया सो दैट यू कैन डू। ठीक है, प्रैक्टिस में रहना, थ्योरम्स प्रैक्टिस करना, थ्योरम्स का जो प्रूफ होता है वो प्रैक्टिस करना।
सबको समझ में आया? हाँ यस सर। इस चैप्टर से मतलब चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 आर इम्पोर्टेंट। वाई? बिकॉज तुम्हारा वहाँ पे 3 चीज आ जाता है। वहाँ पे तुम्हारा एक आता है एग्जाम्पल सम्स, एक आता है एक्सरसाइज सम्स, और थर्ड वाला आता है थ्योरम का प्रूफ। थ्योरम भी जानना है, थ्योरम का प्रूफ भी जानना है। ओके, सो ट्राई करना और करो। कोई डाउट होने से मुझे पूछना, क्लास के एंड में समझा दूंगा। सो दैट वुड बी ऑल हम फॉर लोगों टुडे। का मैथ्स सर ने बोला इस बार इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल का वो पार्ट नहीं आएगा, और हिरॉन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स था ना, वो पार्ट भी एक्सक्लूडेड है। कोई बात नहीं, तुमने ज्यादा सीख लिया है, अभी कम आएगा तो इट्स गुड फॉर यू, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ स्कूल में क्यों खटा दे रहे हैं? देखो, तुम लोग का क्लास नहीं हो रहा था, फिजिकल क्लास नहीं हो रहा था, और ऑनलाइन में इतना पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता। दोज टॉपिक्स आर एक्चुअली a bit complicated, so इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिंपल ही होता है। बट तुम लोग मैं बोलूंगा तो तुम लोग करो। क्यों क्यों करना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यू कैन देन नो अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स अगर करोगे तब तुमको उसका एप्लीकेशन समझना है कि कैसे अप्लाई होता है, कैसे ये चीज इनइक्वालिटी अगर आ गई, इक्वलिटी के जगह में अगर इनइक्वालिटी आएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। इन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड एवरीथिंग, है कि नहीं? ज्यादा पढ़ोगे मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग, है कि नहीं? हाँ तो स्कूल में जो सब पोर्शन बताया तो वो पढ़ो। किसी 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 स्कूल में बोलेगा आएगा, किसी में नहीं आएगा। सो मुझे तो पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा। और हम लोगों ने भी पूरा ही पढ़ा था, ऐसा नहीं पढ़ा था कि आधा छोड़ दिया था, ये टॉपिक छोड़ दिया था। ड्यूरिंग आवर टाइम्स, बिकॉज सबके टाइम में सब नॉर्मल था, सिचुएशन वाज नॉर्मल, सो वी आल्सो स्टडीड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। सो तुम लोग भी पढ़ो, 10 में काम आएगा। ठीक है, हाँ ओके, सो बाय, थैंक यू। बाय। Bye, sir.